सबसे पहले ऑस्ट्रेलियांचल की ओर से आप सभी देखने और सुनने वालों को ऑस्ट्रेलिया से मेरा और प्रगीत का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। आज आपको हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है रोहित मिश्रा, जो जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और रोहित जी से सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि वो थोड़ा सा परिचय, अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों और श्रोताओं को देंगे तो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, आप लोग बुलाए, इनवाइट किए। बेसिकली मैं राइटर हूँ और मैं जनरली ऐसे तो फिल्मों में लिखता रहा हूँ, लेकिन इधर से कुछ साल से मैं थोड़ा सा साइंस राइटिंग कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली साइंस अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मैं साइंस डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ ताकि जो हमारी हिंदी बेल्ट है वहां तक साइंस पहुंचे। और मैंने फिल्मों में काम किया है काफी साल, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 8-10 साल काम किए हैं। तो मेरा एक बैकग्राउंड फिल्म में रहा है और साइंस में मेरा पुराना इंटरेस्ट था। तो कुछ ऐसा हुआ कि अब दोनों को मिला के कुछ करें। तो पिछले 4-5 साल से मैं साइंस डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ और साथ साथ जो पुराना शौक था फिल्मों का वो तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, तो आज फिर हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अंचल के पटल पर आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं ही शुरू करता हूं पहले। तो सबसे पहले तो हम रोहित जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी बताया कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो फिर आपका फिल्मों की तरफ रुझान कब और कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है, विज्ञान लेट आया, फिल्म पहले आया। जब मैं तीसरे चौथे क्लास में था, एक फिल्म मैंने देखी थी, फूल और कांटे। और उस टाइम पे डिसाइड, मतलब उस समय सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हो गया था कि नहीं काम करना है तो फिल्म लाइन में ही काम करना है। फिर उसके बाद जैसा सब लोग इंडिया में अपने यहाँ है चलन की इंजीनियरिंग करो ये वो, तो वही 2002-3 की बात है। तो इंजीनियरिंग कर रहा था तब, उस समय मैंने एक फिल्म देखी रंग दे बसंती और दूसरी फिल्म देखी इकबाल। ये दोनों फिल्म देखने के बाद फैसला किया नहीं भाई, काम तो फिल्म में ही करना है। तो उसके बाद पढ़ाई पूरी की, थोड़े टाइम जॉब किया क्योंकि इतने टाइम से पढ़ाई कर रहा था और माँ बाप के भी एक्सपेक्टेशन थे। तो थोड़े टाइम काम किया, थोड़ा टाइम कोलकाता में काम किया, फिर टेक्सास में काम किया यूएसए में। लेकिन मन लगता नहीं था, फिल्मी कीड़ा काट गया था। तो फिर हर थोड़े दिन पे था कि फिल्म में ही काम करेंगे। तो 2-3 साल उसमें आईटी में काम करके मैंने छोड़ दिया और फिर मुंबई आ गया फिल्म। तो फिल्म का जो प्यार है वो पहला है, विज्ञान का जो प्यार है वो दूसरा है। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी बात से ये पता चला कि जो विज्ञान है वो तो आपने प्रोफेशन की तरह एक चुना और जो हॉबी थी वो फिल्म की तरफ ही थी और वही आपने आगे डेवलप किया और दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की भी कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जैसे आप बता रहे थे अमेरिका भी गए, तो अमेरिका आप अपने प्रोफेशनल रीजन से गए होंगे या वहाँ भी कोई फिल्म से संबंधित किसी तरह का कोर्स करने का, ये करने का भी वो मौका रहा आपका? नहीं, मतलब उस समय मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था उन्होंने मुझे अमेरिका भेजा और वहां मैं सिटी बैंक के लिए काम कर रहा था। तो वो आईटी से रिलेटेड काम था और पुरानी बात है, ये तो 2007-8 की बात है। तो वही उसमें मैं बैंक में था और कुछ खास फिल्म से उसका रिश्ता नहीं था, लेकिन हाँ उस समय ही फिल्म का जो था मतलब भूत को तेज हो रहा था। तो उसके तुरंत बाद ही मैं इंडिया चला आया और फिर जॉब वॉब छोड़ के पूरी तरह से फिल्म में कूद गया था। मतलब 2008-9 की बात है। जी। बहुत अच्छे। तो रोहित जी, मेरा भी एक सवाल है आपसे। जैसे पता चला है कि आप लेखन से भी जुड़े हुए हैं, तो लेखन आपने कब शुरू किया और किस तरह के मुद्दों को आपने अपने लेखन में उतारा है और किस तरह का लेखन आप ये चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे? ओरिजिनली जो मेरा स्टाइल है और जो मैं लिखना पसंद करता हूँ वो फैंटेसी है।
थोड़ा जो महाभारत या चंद्रकांता उस स्टाइल का जो है वो मतलब इंटरेस्ट तो मैं ज्यादा पहले प्रेमचंद को पढ़ता था, बहुत ज्यादा मैं प्रेमचंद का फैन था, लेकिन मेरा जो अपना राइटिंग है वो मैं ज्यादा फैंटेसी लिखता था या कभी कभी क्राइम मिस्ट्री भी लिखता था। अरे वाह। तो हाँ, तो लिखना मैंने ऑलमोस्ट कॉलेज के एंड से शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय क्लैरिटी नहीं थी कि जो लिख रहे हैं वो छपने लायक लिखने लायक है कि नहीं, लेकिन हाँ साइड साइड से लिख रहा था। जी लेकिन हाँ वही जब जॉब कर रहा था उसके एंड से मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनली लिखना शुरू किया। जी और आने के इंडिया के आने के बाद मेरे पास एक स्क्रिप्ट रेडी थी, वो एक फैंटेसी थ्रिलर टाइप की थी, जी। तो उस पे काम शुरू कर दिया। तो अरे बेसिकली फैंटेसी साइंस फिक्शन और ये मैं फिक्शन में लिखता हूँ, और वाह, बाकी रियलिटी में फिर डॉक्यूमेंट्री या साइंस को इजी करके बच्चों तक पहुंचाना या क्या साइंस बात, अवेयरनेस। बड़े क्या बात। इंटरेस्टिंग और बड़े बिल्कुल। इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट हैं, दोनों ही सब्जेक्ट बड़े जी लोगों को पसंद आने वाले सब्जेक्ट हैं। तो आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कोई डीआई कलरिस्ट, इस तरह का भी कोई आपका वो रहा था फिल्म इंडस्ट्री में जो हाँ आपने प्रोफेशन किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। थोड़ा कम जानकारी रखते हैं हम लोग कि उसमें किस तरह का काम करना होता है और क्या होता है ये प्रोफेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये कि जी मैं वही पहले तो आ गया मैं मतलब छोड़ छाड़ के जॉब, और कुछ किस्मत ने साथ दिया, एक अच्छी टीम बन गई और जी हमने एक फिल्म शूट कर लिया। एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, उस पे हमने जोड़ जाड़ के, बहुत प्रोफेशनल फिल्म नहीं थी लेकिन एक डिसेंट सी एक फिल्म तो हमने शूट कर ली। लेकिन सस्ते बजट में फिल्म बनी थी और थोड़े टाइम के बाद कोई बड़ा उसमें एक्टर वैक्टर नहीं था, तो जी प्रोड्यूसर ने थोड़ा पीछे हट गया प्रोड्यूसर हमारे। तो अब हुआ कि फिल्म बड़ी खराब दिखती है, एक तो अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे, बजट नहीं था प्रॉपरली। जी तो मैं थोड़ा इस स्ट्रगल में था कि इस फिल्म को ना चमकाया जाए, किसी तरह से इसमें ग्लॉस डाला जाए, क्योंकि फिल्म जो थी बिल्कुल टीवी टीवी दिखती थी या वीडियो जैसा दिखता था, वो फिल्म लुक था नहीं उसमें। जी तो अब पैसे खत्म हो गए थे और मैं एकदम उसको लेके इतना पैशनेट था, उस फिल्म को लेके पहली फिल्म बनाई थी और मैं इधर उधर भाग रहा था पैसों के लिए, लेकिन अब पैसा डालना मेरा खुद का काफी खर्च हो चुका था, कुछ जी प्रोड्यूसर का भी काफी पैसा फंस गया था। तो फिर मुश्किल। हुआ कि यार फिल्म फिल्म दिखती क्यों नहीं है। तो इस जी स्ट्रगल में मैंने कई महीने बिताए कि आखिर फिल्म सिनेमा, जो फिल्म दिखती है, जो फिल्म का एक लुक होता है, वो क्या चीज है, कहाँ से आता है। तो उसको मैंने काफी स्टडी की और जी अपनी फिल्म को मैं चमकाने लगा कि किसी तरह से ये सिनेमा दिखे, ये एक वीडियो की तरह ना दिखे। जी तो वो 3-4 महीने प्रोसेस चला और उसके बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उस फिल्म में इतना पैसा फंस गया था कि बिल्कुल रोड पे आ गया था। हम्म, और राइटिंग कर रहा था, राइटिंग में कुछ हो नहीं रहा था, मतलब अमेरिका में ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, 2.5-3 लाख रुपए, जी और इंडिया में एज ए राइटर मुझे 8,000 रुपए मिल रहे थे। अरे सही बात है, बहुत अंतर है। तो फिर सोचा कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। तो ये मतलब है ना कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। वही हालत हो गई थी बिल्कुल। जी 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 कि बिल्कुल खाने के पैसे नहीं थे और फिल्म को लेके मैं पागल था, किसी तरह से ये फिल्म अच्छी दिखे। जी जी उसको सीखा और जब उसको सीख लिया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, फिल्म लाइन में रहना है अगर, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। और तो उसी उसी दौरान ये मतलब ये स्किल सीखा एक, उस टाइम पे मतलब 2010-11 में, जो आपको याद होगा एक पहले रील पे शूट होती थी फिल्में, नेगेटिव होते थे, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ। एक्सपोज करते थे। काफी बड़े रोल होते थे उनके रील के। राइट, और वो बहुत महंगे होते थे, वो बहुत महंगे होते थे, उसका रील का ही खर्चा फिल्मों में काफी ज्यादा होता था। तो वो जी फेज था जब वो हट रहा था और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम पे, और ये जो डिजिटल कैमरास थे वो रिप्लेस करने लगे थे, तो एक तरह के मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी। लोग अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे थे। तो ये सब हुआ, उसी बीच लक, थोड़ा सा किस्मत साथ दिया कि मैं सही टाइम पे था और चीजों को बदलते हुए देख रहा था। तो वही फिल्म को कलर करना, एक्सपोज करना, उसको लुक देना, ये इस चीज को डीआई, डिजिटल इंटरमीडिएट कहते हैं, और इस प्रोफेशन को कलरिस्ट कहते हैं। हाँ तो फिर मैं ये करने लगा, पहले 1-2 साल फ्रीलांस काम किया, फिर कई सारे सीरियल्स के लिए ये काम किया, और अच्छा। फिर यहाँ जर्मनी में भी थोड़े टाइम किया। नहीं तो किस तरह के सीरियल और फिल्म जो कुछ बताइएगा कुछ नाम जिससे कि लोग थोड़ा समझ पाए। हाँ, पहले तो मैं 1-2 साल फ्रीलांस करता रहा। इस टाइम पे मैंने बहुत सारे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, कुछ बड़ों के साथ भी काम किया। इसी बीच हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड है शमीम खान जी, जी उनकी फ़िल्म आई मेरे पास कलर करेक्शन करने, तो मैंने उसकी कलर करेक्शन किया, कलर ग्रेडिंग किया। और इसी दौरान काफ़ी छोटी-छोटी फ़िल्में की, लेकिन फिर
एक बड़ी कंपनी थी स्वास्तिक प्रोडक्शंस करके, और उनके यहाँ एक सीरियल बन रहा था महाभारत, जो स्टार प्लस में आने वाला था। जी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया और फिर कुछ अच्छा वहाँ कनेक्शन बन गया, तो अगले 5-6 साल में वहीं रहा। संसार में कथाएं अनेक हैं, पर वो महागाथा जिसमें विश्व की सारी कथाएं छिपी हैं, वो केवल एक है, महाभारत। और वहां पे कई सारे बड़े सीरियल किए स्टार प्लस के लिए, मनमर्जिया, ऐसे ही मतलब शनि देवता, फिर महाकाली, इस तरह के माइथोलॉजिकल शोज बहुत सारे किए, हिस्टोरिक शोज किए, रजिया सुल्तान, पोरस, इस तरह के। पोरस तो खैर बाद में आया, मैं तब तक छोड़ चुका था, लेकिन हाँ कुछ काम पोरस का किया। तो इस तरीके से बड़े शोज किए वहाँ स्टार प्लस के लिए, जी, सोनी, इनके लिए। तो आपका वो सपना पूरा हुआ, फैंटेसी का भी आपको मिल गया और ओल्ड एपिक्स जो हैं उस तरह का भी सारा मौके मिले आपको। हालांकि मैं लिखना चाहता था, वहां मैं कलर कर रहा था, लेकिन हाँ मोर और लेस मिल गया मुझे वो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बस आपने वैसे जवाब दे ही दिया। मैं अभी शमीम खान जी का ही जिक्र करने वाली थी, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और भाई की तरह हमारे यहाँ साथ ही ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। उनकी फिल्म जब हम उनसे पहली बार मिले थे, तो जो उनकी फिल्म थी देखा, जो पहली बार उन्होंने हमें वो भेंट में दी थी, हमने उसको देखा। और जब आपसे जुड़े तो पता चला कि आपने उसमें भी कुछ काम किया है। तो बस वही आपसे जानना चाहते थे कि उसमें भी आपका काफी योगदान रहा है। अगर आप कुछ बताना चाहें और उसके बारे में, उनकी फिल्म के बारे में, तो हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी उस समय नया ही DI कलरिस्ट बना ही था, और वो भी परेशान थे अपने फिल्म के लुक को लेके। तो मेरे दोस्त होते थे सिद्धार्थ, जो अभी बड़ी फिल्में कर रहे हैं काफी, रेड चिलीज के लिए। तो हम दोनों ने मिलके वो फिल्म की थी। और शमीम खान जी से उसी दौरान मिले, और उनका नेचर ही ऐसा है कि एकदम बांध लेते हैं लोगों को। उस समय जो दोस्ती भी तो अभी भी तक चल रही है। और वही, और वो मतलब मैं आपको जो कह रहा था ना कि वो जमाना था जब फिल्म हट रही थी और ये डिजिटल कैमरास आ रहे थे, तो वो वन ऑफ द लास्ट काइंड ऑफ द फिल्म्स थी जो कि फिल्म पे बनी थी। तो वो उन्होंने फिल्म पे शूट किया था, 35mm फिल्म पे। और वो ऑलमोस्ट उसके बाद हमने कुछ खास काम नहीं किया फिल्म पे, फिर डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो गए। और टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी देखें तो वो बड़ा एक लैंडमार्क पीरियड था उस टाइम पे, उनसे मिलना और वो सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छा, चलिएगा। अच्छा, उसके बाद आप जैसे आप जर्मनी में हैं, आप बता रहे थे कि जर्मनी में भी आपने अपने उसी हॉबी को डेवलप किया है, और वहाँ के भी किसी आपने शायद सीरियल में या किसी में कुछ आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में भी बताइएगा कि वो क्या है, मतलब किस भाषा में है वो सीरियल, और आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैं जर्मनी जब 2017 में वगैरह में आया था, और उस समय एक जर्मन एक शो है, उसका नाम है टाटवॉट। ये यहाँ का सबसे पुराना शो है, और ये क्राइम सीरीज है। टाटवॉट मतलब होता है क्राइम सीन, उसका बेसिक जो ट्रांसलेशन हुआ क्राइम सीन। तो जो 1970 से ही ये शो चल रहा है, सबसे पुराना और सबसे फेमस शो में से एक है यहाँ पे। तो वहां पर उन्होंने मुझे ग्रेडिंग के लिए एक स्टेप होता है बीच में, डेलीज कलरिस्ट कहते हैं उसको। तो मैं वहां पे एज ए डेलीज कलरिस्ट मैंने थोड़े टाइम काम किया, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि जो जर्मन फिल्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जर्मन बोलती है, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। और मेरी जर्मन स्किल इतनी नहीं थी कि मैं उनके साथ बैठ के, मतलब क्योंकि इस काम में डायरेक्टर DOP वगैरह के साथ बैठना होता है, लोगों के साथ डिस्कस करना होता है जी। तो वहां थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी क्योंकि बात मैं समझ नहीं पाता था उस डिटेल में। तो कुछ महीने मैंने काम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं यार, जर्मन स्किल इस लेवल का नहीं होने के कारण फिर ग्रेजुअली मैं वहां से शिफ्ट होकर थोड़ा साइंस की तरफ आ गया। तो ये एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ का जो शूटिंग स्टैंडर्ड वगैरह बहुत अच्छा है, वो सब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ पे भी। बहुत बहुत अच्छा लगा है जानकर के। हमारे भारत की तरफ से भी वहाँ कुछ वहाँ के जो क्षेत्र है, जो फिल्म क्षेत्र है, उसमें आपका योगदान रहा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे आप वहाँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए भी। चलिएगा, तो अब आते हैं आजकल के तरफ, जो आप इन दिनों जिस चीज में ज्यादा व्यस्त हैं। तो हमने भी वो आपके YouTube पर देखे हैं, जो भी आपने एपिसोड्स उसमें
रखे हैं, तो वास्तव में बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो अब हम बात करेंगे सत्यान्वेष के बारे में। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं कि किस तरह से, कब आपके मन में ये विचार आया सत्यान्वेष के बारे में। मतलब आपने वैसे बताया कि बचपन से ही आपका ड्रीम था, लेकिन किस तरह से आपने उसे अकम्प्लिश करने के लिए कब आपको लगा, और कैसे अब अभी तक आप अपने आप को उससे जोड़े हुए हैं, और क्या आपका उसमें अब तक का सफर में जो भी अनुभव रहा है। ये कहानी है एक आवाज की, एक स्वर, एक नाद की, प्रकृति की आवाज की। ये ब्रह्मांड इंसानों से बात कर रहा है, लेकिन एक अलग भाषा में। ये वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड के सारे कानून लिखे हुए हैं। ये भाषा है मैथमेटिक्स यानी गणित की भाषा। ये कानून शायद ब्रह्मांड की शुरुआत में लिख दिए गए थे, या शायद उससे भी पहले। पिछले चंद हजार साल से इंसान इन्हें समझने लगा। सवाल जैसे समय क्या है, समय का रोशनी के साथ क्या रिश्ता है, क्या समय रुक भी सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का अपने प्रोफेसर्स के साथ कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा था। इतना बुरा रिश्ता कि उसे छोटे मोटे कॉलेज में भी नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिर क्या थे आइंस्टाइन के वो ख्यालात जिसे समझने में दुनिया को इतनी मुश्किल हो रही थी। आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिख दी, उससे कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ गया। बात 1905 की थी। इस एक साल में आइंस्टाइन ने एक के बाद एक कई लैंडमार्क पेपर्स लिखे, और इनमें थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी का पेपर शामिल था। लेकिन बात दूर तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि इस समय तक आइंस्टाइन कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक पेटेंट ऑफिस में एक मामूली सा क्लर्क था। मॉडर्न फिजिक्स के दो स्तंभ हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आमतौर पर हम आइंस्टाइन का नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानते हैं, लेकिन 1905 में जो उसने 4 बड़े पेपर लिखे थे, उनमें से एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें उसने महान जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक के आइडियाज को इस्तेमाल करके क्वांटम क्रांति की बीज बोई। क्या है जनरल रिलेटिविटी के विचार, जिसके बाद स्पेस अब स्थिर चीज ही नहीं, पर टाइम के साथ मिलकर खिंचने, मुड़ने और फैलने वाली चीज बन गया। बिल्कुल। सत्यान्वेष मैं काफी टाइम से लिख रहा था, 4-5 साल से लिख रहा था। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले मैं जब छोटा था तो बड़ा मैं प्रेमचंद का बहुत फैन था, बड़ा पढ़ता था उनको। तो बहुत जिस चीज से मैं हमेशा परेशान रहता था वो था गरीबी, कि यार गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है हम लोग। क्या, मैं ऐसे भी बिहार से आता हूँ, उस टाइम पे 90s के जमाने में जब मैं बड़ा हो रहा था तो आसपास इतनी गरीबी थी। तो जो गरीबी को लेके एक फ्रस्ट्रेशन था ना दिमाग में, हमेशा से था कि आखिर मतलब हम लोग इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। और उस टाइम बिहार, यूपी तो जान ही जी, अर्ली 90s लेट 80s का जो टाइम था, बहुत बुरी हालत थी। तो एक फ्रस्ट्रेशन था गरीबी को लेके, और इसको लेके थोड़ा सा आगे रिसर्च किया ना, तो मुझे लगा कि ये इसका रिलेशन जो है एजुकेशन के साथ है, और साइंस एजुकेशन ये है। तो मुझे लगने लगा, और एक तो है रियल गरीबी, दूसरी है जो है ना जहन की गरीबी, कि दिमाग की भी गरीबी है, और वही असली गरीबी को ट्रिगर करती है कि लोगों में बेसिक बातें लोगों को पता नहीं है। अभी देखिए, यहाँ एक जर्मन बच्चा बड़ा होता है तो वो छोटी छोटी बातें लाइफ को लेके, कि दुनिया क्या है, जीवन को क्या है, इस चीजों को वो बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिए से देखता है। हमारे यहाँ है कि क्या है कि जो बातें बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, हर किताबों में पढ़ाई जाती है, उन चीजों को भी लोग नहीं समझते हैं, और उसको लेके एक अलग से ही झगड़े में पड़े रहते हैं, दिन रात एक अलग ही झगड़ा चल रहा होता है। तो मुझे लगता था कि ये गरीबी का जो असली ट्रिगर है या असली रीजन है वो यही है।
तो पिछले 7-8 साल 2012-13 से ना मुझे ऐसा लगने लगा ना कि लोगों को मतलब हर आदमी का हक है कि उसको लाइफ में कुछ बेसिक बातें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। अच्छा। और सही बात। समहाउ कल्चर ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एकदम बिल्कुल बेसिक बात कि भाई दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। और जी, इसका कोई फिलोसफिकल नहीं, लेकिन एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इन बातों का जवाब होना चाहिए कि हम लोग हैं क्या, हमारा जो बिहेवियर है ऐसा क्यों है। और किसी ने इसको साइंटिफिक तरीके से समझाया नहीं था, ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो मुझे लगता था एक बार अगर ये सब चीज लोगों में समझ में आए तो थोड़ा उनको अपने झगड़ों का समझ में आया कि दिन रात जिस झगड़े में पड़े रहते हैं वो झगड़ा आता क्यों है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने और पढ़ाई करनी शुरू की और लास्ट 20-25 साल में लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, इस पे बहुत काम हुआ है सोशल साइंस की तरफ से भी और साइंस की तरफ से भी। जी। तो एक सब्जेक्ट है, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को एक तरीके से समझने की कोशिश करता है आर्कोलॉजिकली। जी। प्राइमेटोलॉजी मतलब कि बंदरों वगैरह को स्टडी करके कि उनके सोसाइटीज कैसी होती हैं। हाँ, जो तो सबसे इन बड़ा सब चीजों पे प्रश्न है पिछले कि 20-25 साल में बहुत काम हुआ है। जी जी जी, यानी सही कहा आपने, सबसे बड़ा प्रश्न है आज तक भी हर एक इंसान के मन में होता है कहाँ से हम आए, कहाँ से सब कुछ जीवन चल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा इंटेलेक्चुअल टॉपिक आपने लिया। तो हाँ, और बताइएगा उसके बारे में। सॉरी। और जानते हैं ये ना मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल। जैसे हमको लगता है कि ये सवाल तो इटर्नल क्वेश्चन है, हमेशा से रहा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखें ना तो ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर किया जा चुका है। और आज से नहीं, पिछले तकरीबन 100-150 साल से हम इसका जवाब समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम। तो हर चीज का जवाब साइंस के पास है, बस है कि हम मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है और मानना चाहते नहीं है और प्रॉपर तरीके से बताया भी नहीं जाता हमें। तो इसीलिए और एक बार इन सब सवाल को मतलब मेरा ऐसा मानना है और इस पे मैंने इतना फोकस और एनर्जी भी इसलिए लगाई कि एक बार इन सवाल को अगर हम जवाब देखें, थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिए से देखने लगे ना, तो बहुत सारे झगड़े हैं, रोज का रोज झगड़ जिस झगड़े में हम पड़े रहते हैं जी उससे हम निकल सकते हैं अगर हम कुछ बेसिक सवाल का जवाब समझे कि क्यों होता है। और इस बहुत बहुत सिंपल है इसके जवाब। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें एक बार समझ में आए कि लाइफ काम कैसे करता है। तो जो बड़े सवाल है ना कि इतनी हिंसा क्यों है, झगड़े क्यों है, वॉर क्यों होता है, सोसाइटी में वायलेंस क्यों है, इन सवालों का भी जवाब दिया जा सकता है। सही तो कहा। खैर मैंने यही करने की कोशिश की थी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। यूट्यूब पे भी हमने देखा है और हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को भी वो लिंक इस पर ऑस्ट्रेलियांचल के पेज से ख्याल से हाँ, पब्लिश लोगों करना तक चाहिए, पहुंचेंगे बिल्कुल। पहुँचना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है आपने और आगे भी आपकी कुछ योजनाएँ होंगी फ्यूचर में, उसके लिए आपने कुछ प्लान किया हुआ होगा, वो योजनाएँ भी आप चाहें तो हमें और हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, कुछ फ्यूचर डिस्कस कर प्लान्स सकते क्या हैं। है आप? बिल्कुल, मैं मतलब एक ही पिछले कई साल से मेरा एक ही मकसद है कि किसी तरह से जो नॉर्थ इंडिया है ना, मतलब हिंदी बेल्ट, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, जी, राजस्थान, यहाँ पर ना बच्चों को साइंस पहुँचाना और बच्चों से ज़्यादा जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और उसके बाद भी जो लोग मैच्योर हो चुके हैं, उनके लिए भी उन तक साइंस की जो बेसिक बातें हैं वो समझाना। मतलब फिर से एक बार मैं इस चीज़ को पीछे ले चलूँगा, जो मैंने सिनेमा का प्यार था ना, तो जी, एक्चुअली ये करने का एक कोशिश ये था कि मैं कई बार सोचता था कि यार ये पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है और फ़िल्म देखने में इतना मज़ा क्यों आता है, सिनेमा में इतना क्यों मज़ा आता है। जी, तो सही। मुझे ये एहसास हुआ था कि कहीं न कहीं पढ़ाई में ना सिनेमा मिसिंग है। तो ठीक। अगले 5 साल तक मेरी यही कोशिश है कि जो एजुकेशन है उसमें सिनेमा को लाया जाए, ताकि जी, चीज़ों को देखने में मज़ा आए, उसमें एक स्टोरी टेलिंग हो, उसमें एक सिनेमा का जो रस है वो आए। ताकि लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्कूलों पे डिपेंडेंट ना हो कि जिन बच्चों को स्कूल नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिलता है, उन जी तक हम जो बेसिक साइंटिफिक बातें हैं उसको एकदम सिनेमैटिक तरीके से पहुँचाएँ, ताकि बच्चा एक बार पढ़े और वो पूरे लाइफ भूले नहीं, उसके साथ वो स्टोरी रह जाए। तो यही कोशिश है, अगले 3-4 साल का मेरा ऐसा ही प्लान है कि जो बेसिक साइंस की बातें हैं वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो जी। नॉर्थ इंडिया में धीरे-धीरे सब तक लेके जाना है साइंस को सिनेमा के रूप में। अरे तो वाह! यही आइडिया है, तो अगले 4 साल शुभकामनाएं। 5 साल यही कोशिश रहेगी। देखते शुभकामनाएं हैं कब तक कर पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल कर आपको। पाएँगे क्योंकि आपका अब तक का जो सफ़र रहा है, उसमें भले ही बहुत सारी अड़चनें आई हों, लेकिन आपने उस सफ़र को जो भी आपने चाहा, वो आपका पूरा हुआ है और मैं यही आगे भी पूछना चाहती हूँ कि जो भी आपका ये सफ़र रहा है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे लेखन का हो या फ़िल्म का हो, उसमें अच्छे-बुरे अनुभव तो जैसे कि आपने अभी साझा भी किए हैं, बहुत रहे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसी घटना या जो अच्छी, बहुत अच्छी हो
या बहुत बुरी घटना जो आप भूल ना पाए हो अब तक, आप चाहें तो हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। मतलब बुरा एक्सपीरियंस तो एक वो था जब पहली फिल्म थी और वो कहीं पहुंच नहीं रही थी, उसमें काफी पैसा खर्च हो गया। जी, और फिर एज ए राइटर बम्बई में धक्के खा रहा था और बताया कि पहले मतलब कुछ किस्मत अच्छी थी, शुरू में कम एज में बहुत पैसा कमा रहा था और अचानक से ये फिल्म एज ए राइटिंग में मतलब बिल्कुल जी, फाइनेंशियली बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा लोन ले लिया था फिल्म के चक्कर में। तो ओके, लिटरली ऐसी हालत थी कि एक दोस्त हुआ करते थे हमारे सुमित तिवारी, वो रेंट दे दिया करते थे बस। मेरे जी, कानपुर के एक फ्रेंड थे, तो बस वो दोस्त ही रेंट दे काम दिया करते थे जी और उसने मुझे बोला था कि भाई तुम रेंट का टेंशन मत लो, मैं दे दिया करूंगा, जी, बाकी तुम देख लो और मुझे पैसे के लिए फोन मत करना। तो जी, वो फिर चला 7-8 महीने, वो जी, खराब रहा और फ़िल्म जब फँसी भी थी तो उस समय भी बहुत मतलब क्या है ना, फ़िल्म जब फँसी रहती है, शमीम खान जी जानते हैं इस दुःख को, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अपनी बिल्कुल, बनाई हुई फ़िल्म फँसी रहती है, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ले ले कोई और काम बस फ़िल्म निकल जाए या ये बिल्कुल, निकल जाए। तो वो जो पीरियड था थोड़ा-सा मुश्किल था जी, जी, और उसी स्ट्रगल में ख़ैर एक अच्छी बात थी कि नए स्किल सीखे, सिनेमा, फ़ोटोग्राफ़ी, कलर करेक्शन भी ये सब चीज़ें ना जी, उस स्ट्रगल से निकलने के लिए काफ़ी कुछ सीखा था। तो वो एक पॉज़िटिव स्टेप भी रहा। लेकिन राइटर के जो धक्के हैं, जी, वो जी, वो जब बम्बई में खाए, वो यादगार था उसको। जी, हाँ, बिल्कुल, जो उस और समय बुरा रहा होगा लेकिन अब वो याद करके आप अब खुश भी होते होंगे कि चलिए कहाँ से एक सफर शुरू हुआ और कहाँ तक आप लेकर उसको जा रहे हैं, अभी भी सफर जारी है। तो वो पुराने जो अनुभव होते हैं वो याद ज़रूर रहते हैं। बिल्कुल, राइटर की स्थिति बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। भी बहुत अच्छी नहीं है ख़ैर, हिंदुस्तान में भी हो या हिंदुस्तान से बाहर की बात भी करें तो, कि एक से एक अच्छे राइटर हमारे पास हैं जो लेखन में बहुत आगे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं है। तो ये तो एक विडंबना सी है कि उस चीज़ को देखिए कभी ना कभी जैसे कि आपने अभी कहा कि कुछ बुरे अनुभव आपके रहे कि रेंट भी आपके फ्रेंड ने आपको दिया लेकिन आज आप कहाँ हैं? वो कहते हैं ना कि कोई बुरा वक़्त है अगर जो चल रहा है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता। अच्छा वक़्त जैसे नहीं रहता, ऐसे बुरा वक़्त भी नहीं रहता। तो आप आज जिस मुकाम पे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको हम अपने ऑस्ट्रेलियान पटल पर लाकर हमारे दर्शक और श्रोता भी बहुत खुश होंगे। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी अपनी युवा पीढ़ी के लिए कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मैंने इसके बारे में बात पहले भी की कि असली जो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है, वो है बेसिक एजुकेशन। और ये बात मैंने अपने सीरीज़ में भी बहुत बार कही है कि जी, अभी एक ज़माना था अभी से 100 साल पहले की अच्छी एजुकेशन के लिए आदमी को इंग्लैंड जाना पड़ता था जी, और उसके बाद 50 साल के बाद ऐसा टाइम था कि अच्छे एजुकेशन के लिए बच्चे को गाँव से दिल्ली, बम्बई आना पड़ता था। लेकिन शहर आज एक टाइम है कि आप मतलब एमआईटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी निकालिए, उसके कोर्सेज़ आपके पास मतलब आपके मोबाइल पे फ्री जी, ऑफ कॉस्ट हैं। तो मतलब अगर अगले 5-10 साल में हम गरीबी से बाहर नहीं निकले तो बड़ा अनफॉर्च्यूनेट होगा, क्योंकि अब क्या है बिल्कुल जो है ना घास चल के घोड़े तक आ गया है। अगर सच अब भी हम नहीं खाएँ घास को और भूखे रहें तो हाँ, अनफॉर्च्यूनेट होगा और उसके लिए ख़ैर अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। और एक प्रॉब्लम है कि चीज़ें जो है लिटरेचर वो इंग्लिश में है, हिंदी में चीज़ें नहीं हैं। जी, तो लोगों को और ज़्यादातर लोग जो हिंदी बेल्ट है, जो एक इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन है, जो गाँव देहात में रहता है, वो हिंदी समझती है। जी, तो एक ये भी चैलेंज है कि जो लोग इंग्लिश समझते हैं या अच्छे से साइंस समझते हैं, वो लोग चीज़ों को हिंदी में पहुँचाएँ ताकि एक यंग एज में बच्चों को चीज़ें पहुँचे, ताकि उसके अंदर उसके लिए एक इंस्पिरेशन शुरू हो। सच जी, तो जो संदेश है वो यही है कि भाई गरीबी से निकलना है, तो 2-3 साल का मेहनत है और अगर सही चीज़ पे आदमी इन्वेस्ट करे तो मतलब मैंने आपको बताया अपने ही एग्ज़ाम्पल से कि 6-8 महीना लगता है एक नया स्किल सीखने में। ठीक जब मेरे पास फ़िल्म का पैसा फँसा हुआ था और तो मैंने एक ये कलर करेक्शन का नया स्किल सीखा था। तो वही है 2-3 साल अगर आदमी एक स्किल पे इन्वेस्ट करे तो बिल्कुल गरीबी से बिल्कुल बाहर निकला जा सकता है। जी, जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप सभी ने सुना भी होगा आगे भी आपका ये जो आपने कहा है कि देखिए अभी आपने एक उदाहरण दिया था कि घास बहुत पास है, खाने वाले को भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। सही तो बात हमारे नेट पे और इतनी सुविधाएँ हैं कि आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई चीज़ हुँ, चल के आपके पास खुद ब खुद नहीं आती है।
तो ये बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे युवाओं के लिए दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। आप हमसे जुड़े, हमारे ऑस्ट्रेलिया अंचल का जो पटल है वो आज बहुत सौभाग्यशाली, सौभाग्य महसूस कर रहा है अपने आप में कि आप इतने अच्छे हर क्षेत्र में आपको नॉलेज है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, लेखन का हो, फ़िल्म का हो, और इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है कि वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। और आपका फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रगीत कुछ नहीं, मैं भी धन्यवाद अपनी तरफ से यही करना चाहूँगा। और जैसा आपने संदेश लोगों को दिया अभी, आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हैं उनके लिए, जो नए लोग हैं वो आपको देखकर कुछ सीखेंगे ही कि किस तरह से आपने अपने प्रोफेशन को। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, लोग अगर मुझे देख के या किसी भी चीज और दूसरों को देख के इंस्पायर हो तो बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपना प्रोफेशन में और अच्छे खासे एक सेटल्ड उसको छोड़ के आप दोबारा से स्ट्रगल करने का ये करें और उसके बाद उस सपने को पूरा करें। तो क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक प्रोफेशन मजबूरी भी कह सकते हैं, हॉबी यदि अपनी पूरी हो जाए साथ में तो उससे अच्छा लाइफ नहीं है। तो आपने उतना बड़ा चैलेंज अपने लिए लिया और वो सब कुछ किया, तो वास्तव में बड़ा इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। किसी भी क्षेत्र में लाइक अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हार न मानना, लगातार कोशिश करते रहना, और फिर आप उस जो भी सीढ़ी आप चाहते हैं वो आपको निश्चित मिलती है। जैसे कि आपने अभी बताया सबको, तो ये बड़े उदाहरण आप हमारे सामने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ आदमी घबरा जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, लाइफ से परेशान हो जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आप बढ़ते जाएँ और अपना, जैसे कि आपने कहा 6 महीने में कोई भी एक अच्छी चीज़ सीखी जा सकती है। फ़िल्म लाइन में आपने इतना कुछ सीखा है, तो किसी को भी निराश तो नहीं होना चाहिए, सीखने की तरफ बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो मंजिल कहीं दूर नहीं होती। जैसे हमारे रोहित मिश्रा जी आज हमारे साथ में, देख रहे हैं कितने काबिल और कितने ऊँचे मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सत्यान्वेष जो आपका करंट प्रोजेक्ट है उसके लिए एक बार बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आगे भी आपसे ऐसे जुड़ते रहें और आगे भी आपसे ऐसी जानकारी लेते रहेंगे।